हेलो, नमस्कार साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सबकी चॉइस थी कि जीआई टैग यूपी वाले कौन-कौन से हैं, उसके बारे में चर्चा कर ली जाए। तो आज का सेशन उसी के ऊपर आधारित है। तेरी वाली श्रृंखला में आप भी जानते हैं कि रोज़ हम सुबह 8 बजे आपसे मिलते हैं, जहाँ पर एक-एक टॉपिक को कवर करने की हम कोशिश करते हैं, जो हमारे विषय को आधारित करते हुए काफ़ी चर्चित रहता है या फिर जिनके परीक्षा में आने की संभावना कुछ ज़्यादा होती है। तो आज के टॉपिक को हमने चूज़ किया है जीआई टैग। चूँकि आप भी जानते हैं यूपी में काफ़ी चर्चित रहने वाला है इस जीआई टैग मंतव्य को। तो कौन-कौन से उत्पाद आपके जीआई टैग प्राप्त किए हैं, उन्हीं के बारे में एक सूक्ष्म चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो मुख्यतः अगर देखा जाए तो यूपी में सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, आज वर्तमान में 59 ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिल चुका है। हालाँकि सबसे ज़्यादा अगर कहीं पर जीआई टैग मिला है तो वो आपके तमिलनाडु राज्य को मिला है। कुल 61 ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग मिला है। खासा हमारे यहाँ पर पहली बार जीआई टैग कब से, तो ये 2003-4 से दिया जाता है। दार्जिलिंग की पहली चाय जो थी उसको दिया गया था, जिस परिपेक्ष में आप भी जानते हैं ये 10 साल के लिए दिया जाता है। सारा विवरण हम यहाँ पे देखते हैं, कौन-कौन से उत्पाद हैं और कैसे-कैसे उत्पाद हैं। तो सबसे पहली बात तो यही ध्यान रखिएगा कि ये जीआई टैग आखिर होता क्या है। तो जीआई टैग संकल्पना की जब बात की जाए तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जीआई टैग नाम की जो एक संकल्पना होती है, या फिर जिसको हम जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन के रूप में जानते हैं, या हिंदी में जिसको भौगोलिक संकेतक के रूप में जानते हैं, यह किसी एक स्थान विशेष के विशेष प्रकार के ऐसे उत्पादों को क्या किया जाता है, दिया जाता है उस नाम से या फिर उसके संकेत से, जो खास करके किसी विशिष्ट भौगोलिक किसी लोकेशन विशेष पे क्या होता है, किसी स्थान पे, किसी क्षेत्र में, किसी कस्बे में या किसी विशेष देश से उत्पत्तित वह आपका माना जाता है। तो उसी को क्या किया जाता है, एक नाम या फिर एक ऐसा सिंबॉलिक कह सकते हो संकेत उसे दिया जाता है, जिसको हम जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन के रूप में जानते हैं। आज जीआई टैग की जब बात की जाए तो इसका उपयोग जो किया जाता है वह मुख्य रूप से ऐसा नहीं है कि इसमें कोई प्रमाण पत्र दिया जाता है या फिर कोई यहाँ पे प्रोत्साहन दिया जाता है, बल्कि एक उसको नाम दे दिया जाता है और उस लोकेशन के आधार पे उसको प्रमाणित कर दिया जाता है कि यह चीज जो है या फिर ये उत्पाद जो है, ये जो वस्तु है, ये केवल केवल यहाँ पे इस क्वालिटी वाली यहाँ पे उत्पादित की जाती है। तो लोगों के बीच क्या होती है उसके बारे में एक जागरूकता बनती है। तो प्रमाणीकरण के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो खास करके किसी लोकेशन विशेष में उत्पादित किसी भी विशेष उत्पाद को, जो वहां पे या तो परंपरा के गत से बनाई जा रही है, पुराने समय से बनाई जा रही चीज है, या फिर वहां पे ही केवल उस विशेष तरहीज के साथ क्या की जाती है, उसे निर्मित की जाती है या फिर वहां पे उत्पादित की जाती है, जिस कारण से आप कह सकते हो कि उसकी क्या है, कुछ विशेषता है, कुछ उसकी क्वालिटी है, या क्वालिटी होने के अलावा उसकी पहचान है। अगर पहचान की बात की जाए, जैसे आप कह सकते हो भौगोलिक उत्पत्ति, सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जैसे अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा, 2-3 दिन पहले की घटना है, वो जो लाल चटनी, खास करके हमारे यहाँ पर जो चींटी से बनने वाली लाल चटनी है, उसका काफी चर्चा में नाम रहा। इसी तरीके से जैसे हमारी यूपी में आपने देखा होगा बनारसी पान है, जो खास करके बनारस रीजन में उगाया जाता है। लंगड़ा आम आपके बनारस से समित है। काला नमक चावल सिद्धार्थनगर जिले से, तो वह उसकी भौगोलिक उत्पत्ति का क्या है, उस क्षेत्र विशेष के कारण पहचान है। आप स्थल की जब बात करेंगे, जैसे मुरादाबाद के पीतल बर्तन, फिरोजाबाद के चूड़ी, तो वह आपके उस विशेष गुण के कारण जो वहां पे केवल उत्पादित की जाती है, वह उसकी पहचान का कारक होता है। खासा ध्यान रखिएगा, ये जो जीआई टैग आपके प्रदान किए जाते हैं वह किन किन चीजों को प्रदान किए जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि विश्व की सारी चीजों को, इनमें कुछ कैटेगराइज हैं। जैसे कुछ आपके पेय पदार्थ जो स्पिरिट पेय होते हैं, खास करके कुछ खाने पीने वाली चीजें, इसके अलावा हमारे जो कृषि उत्पाद होते हैं, कृषि उत्पाद के अलावा जो सबसे ज्यादा प्रमोट किया जाता है वह हस्तशिल्प वगैरह को प्रमोट किया जाता है। और हस्तशिल्प के अलावा जितने भी अलग अलग प्रकार के आपके औद्योगिक उत्पाद होते हैं, उनको भी इसमें चिन्हित किया जाता है। तो ऐसे उत्पादों को क्या किया जाता है, जीआई टैग दिया जाता है। आज जीआई टैग की जब बात की जाए तो जीआई टैग का मंतव्य क्या है, जीआई टैग का देने का मंतव्य यही होता है, सबसे पहली बात कि उसको प्रमाणित कर दिया जाता है, किसी एक उत्पाद को उसको नाम या संकेत दे दिया जाता है जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्रफल में आपके उत्पादित की जाती है, जिसकी कुछ अपनी क्वालिटी है, जिसकी कुछ अपनी प्रतिष्ठा है। लेकिन अगर जीआई टैग मिल जाता है तो इसके बाद अब उत्पाद का क्या होता है, क्या उसको नए सिरे से बेचना चालू होता है या फिर महंगे बिकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उसका एक ही मतलब होता है कि जिस एक व्यक्ति ने जीआई टैग लिया है, अब केवल केवल क्या कर सकता है, वही उसका उपयोग कर सकता है पंजीकृत लोगों के परिप्रेक्ष्य में। तो जितने लोगों ने जीआई टैग लिया, मतलब जिस एक उत्पाद को जीआई टैग मिला, जिस एक क्षेत्र विशेष को, केवल वही उसका प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा अगर कोई उसका प्रयोग करता है तो वह दोषी माना जाएगा।
क्योंकि वह केवल क्या है, उसकी यूनिटी है। जैसे आप लोग हमें जानते हैं यूपी जीके के नाते, तो यूपी जीके अगर अपने आप में महत्वपूर्ण है तो उस कारण से हमें आप पहचानते हैं, बाकी चीजों के लिए आप किसी दूसरे को पहचानते हैं। तो यही पैटर्न होता है कि किसी एक व्यक्ति ने अपने आप के अपने पैटर्न को क्या किया, पंजीकृत करा लिया है, तो वह उसका उपयोगकर्ता का क्या है, अथॉरिटी है। कोई दूसरा उसका उस तरीके से प्रयोग नहीं कर सकता है। तो पंजीकृत लोगों के अलावा किसी अन्य भी खास करके लोकप्रिय उत्पाद का नाम उपयोग करने की यहां पर अनुमति नहीं होगी। तो सीधे शब्दों में आपका क्या होगा कि जिन लोगों ने, जैसे एक विशेष क्षेत्र के लोगों ने उस उत्पाद को पंजीकृत किया है, उन लोगों के द्वारा उसका भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा, अन्यथा कोई उस टाइप के नाम का इस्तेमाल नहीं करेगा। करे नो डाउट, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके, कुछ नया उत्पाद बना करके, तो वह उसका इस्तेमाल कर सकता है। सेम एज इट इज उसी प्रकार का नहीं वह उत्पादित कर सकता है या फिर उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। यही इसका मूल मंतव्य है। खासा अगर देखा जाए तो कुछ मूल संदर्भ ध्यान रखिएगा कि ये जो जीआई टैग होता है, पहली बात इसे देता कौन है, और दूसरी बिंदु आती है कि इसे रेगुलेट कौन करता है। भाई कैसे हमें पता चले कि ये हमारे लिए संकेतक हो गया और इसको हम रेगुलेट करेंगे, या फिर इसका उल्लंघन हो रहा है तो इसके लिए हम किससे केस करेंगे, किससे हम अपना, खास करके यहाँ पे कह सकते हो कि जो अपना एक विवाद से संबंधित आपका एक नजरिया होता है, आपका जो मैसेज होता है वो देने की बात करें। तो उस दशा के लिए ध्यान रखिएगा, एक्चुअली हमारे यहाँ पर जो औद्योगिक संपत्ति होती है उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है वह मुख्य रूप से एक बार पेरिस कन्वेंशन जब हुआ था उसके अंतर्गत आपका इसको दर्शाया गया कि जितने भी हमारी औद्योगिक संपत्ति है उसकी सुरक्षा करी जाए, और उसके लिए पेरिस कन्वेंशन जब हुआ था तो उसी के अंतर्गत ये जो जीआई टैग होता है उसको हमने किस में स्वीकार किया, बौद्धिक संपदा अधिकार में। अर्थात आईपीआर की जब बात की जाए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की जब बात की जाए, बौद्धिक संपदा अधिकार के रूप में, तो उसको इसमें शामिल किया गया एक घटक के रूप में। संदर्भों की जब बात की जाए तो इसके लिए अब बात आती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये जो जीआई टैग है, ये विश्व व्यापार संगठन जो है आज जिसको हम डब्ल्यूटीओ के रूप में जानते हैं, वहां पर इस जीआई टैग या फिर बौद्धिक संपदा अधिकार की जब बात की जाए तो इस व्यापार संबंधित पहलुओं को ट्रिप्स समझौते के द्वारा क्या किया जाता है, आपका रेगुलेट किया जाता है। अर्थात कोई भी अगर इसका उल्लंघन करेगा तो डब्ल्यूटीओ के ये जो ट्रिप्स समझौता होता है उसके अनुसार उसके बातों का एक तरीके से उल्लंघन माना जाएगा। मिला जुला के अगर देखा जाए तो बात आती है भारत में। भारत में ये जीआई टैग का पंजीकरण कौन करता है, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा हमारे यहां पर एक एक्ट बनाया गया है, खास करके भौगोलिक संकेतक अर्थात जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन को लेकर के एक आपका एक्ट बनाया गया है, पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम खास 1999। तो भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के द्वारा यह प्रशासित होता है, जो आज भारत में सन 2003 से लागू हुआ। पहले चरण में ध्यान रखिएगा, पहला जो जीआई टैग है जिसको भारत में इसकी मान्यता प्राप्त हुई वह होती है आपके दार्जिलिंग चाय, जो आपके 2004-5 में इसके अंतर्गत आपका सूचीबद्ध हुआ। तो इस तरीके से 2004-5 में पहला उत्पाद दार्जिलिंग के चाय के रूप में दिखता है जो इसके अंतर्गत आपका सूचीबद्ध है। आज भारत के लगभग हर एक राज्यों का कुछ ना कुछ अपना विशेष एक उत्पाद है, जिनमें सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो तमिलनाडु के पास है कुल 61 उत्पाद, और दूसरे नंबर पर हमारा यूपी है जिसके पास आज वर्तमान 59 उत्पाद हो चुके हैं। केवल 2 उत्पाद हम उनसे पीछे हैं, जल्दी हम उनको भी क्रॉस करेंगे। ठीक है, बेसिक अगर देखा जाए तो कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ ध्यान रखिएगा। अब जीआई टैग अगर हम देते हैं किसी चीज को तो देने का लाभ क्या है, तो शुद्ध रूप से ध्यान रखिएगा, जीआई टैग मतलब एक तरीके से कि जितने भी हमारे उत्पाद होते हैं उनकी कानूनी सुरक्षा। कैसे, तो सीधे शब्दों में कि अगर दूसरा कोई व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति की जब बात की जाए तो कोई भी अगर हमारे यहां पर जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है तो वह उसका क्या करता है, फिर से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, मतलब उसका सेम एज इट इज कॉपी नहीं कर पाएगा, उसका अनागित जो उपयोग होता है उसको यह रोकता है। दूसरा काम, यह उपभोक्ता के जितने भी आप कह सकते हो वांछित गुण होते हैं उसके गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्राप्त करने में क्या करता है, मदद करता है, और प्रमाणीकृत को क्या करता है, आश्वासित करता है। मतलब आप कह सकते हो किसी विशेष क्वालिटी से संबंधित कोई उत्पाद है तो उसकी गुणवत्ता उसी तरीके से बरकरार होगी, यह इसकी पुष्टि होती है। और दूसरा, उसके प्रमाणिकता का आश्वासन ये जीआई टैग की जो संस्था होती है, जो आपका कानून है, उसके माध्यम से प्राप्त होता है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ये जो जीआई टैग प्राप्त वस्तुएं होती हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि ये उस लोकेशन की यूनिक वस्तु है,
तो सीधी सी बात, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका प्रचार प्रसार हो जाता है, और जब प्रचार प्रसार हो जाता है तो उस दशा में इसकी मांग बढ़ जाती है, और मांग बढ़ने के नाते क्या होता है, सीधे शब्दों में जो इससे संबंधित आपके लोग होते हैं उत्पादन करने वाले, तो इनके मांग बढ़ने में व्यापार बढ़ेगा, तो सीधे शब्दों में उनकी क्या हो जाएगी, आर्थिक समृद्धि हो जाएगी। तो जिस तरीके से काला नमक चावल, एक छोटा एग्जांपल, हमारे सिद्धार्थनगर जिले में उगाया जाता है, लेकिन आज इसको जीआई टैग मिलने के नाते विश्व पटल पे पहचान है। और आप भी जानते हैं कि इस काला नमक चावल की डिमांड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ज्यादा होती है। तो जो काला नमक चावल उत्पादित करने वाले किसान हैं, अब वो उसे ज्यादा उत्पादित करते हैं और अच्छे खासे रेवेन्यू को हासिल करते हैं। तो ये किस कारण से हुआ, ये जीआई टैग नाम की संकल्पना के साथ हुआ। तो ये सारे मंतव्य आपको देख मिलते हैं। कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान रखिएगा, जैसे कौन सा संस्थान जीआई टैग देता है, ये वन लाइनर ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ पर जो वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय है उसके अंतर्गत खास करके संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अंतर्गत ये जीआई टैग आपका प्रदान किया जाता है। जीआई टैग कुल कितने वर्षों के लिए दिया जाता है, तो समय समय पे आप भी जानते हैं इसको रिनोवेट किया जाता है, लेकिन कुल मिला जुला के 10 साल के लिए दिया जाता है। आगे बढ़ाने के लिए इसको रिनोवेट करना पड़ता है। खासा किस एक उत्पाद को पहली बार जीआई टैग मिला, तो अभी हमने बताया कि 2004-5 में ये जो दार्जिलिंग की चाय थी उसको पहला जीआई टैग दिया गया। अब बात आती है इन सारे तथ्यों के बाद कि हमारी यूपी की क्या अवस्थिति है। तो यूपी के बारे में खासा ध्यान रखिएगा। आज यूपी की जब बात की जाए तो यूपी में कुल 59 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त है। कुल मिलाजुला के ध्यान रखिएगा, हमने कैटेगराइज कर रखा है, जैसे ये उत्पाद है कृषि से संबंधित, कुछ आपके हैं खाद्य उत्पाद, कुछ ऐसा है प्राकृतिक है, कुछ आपके हस्त निर्मित है, कुछ आपके कृत्रिम है। तो इलाहाबाद का सुर्ख अमरूद ये खेती बाड़ी के अंदर, महोबा में दसावरी पान, बासमती चावल जो पश्चिमी यूपी से है, मलिहाबादी आम खास करके दशहरी आम, इसके अलावा काला नमक चावल जो आपके सिद्धार्थनगर से है, प्रतापगढ़ का आंवला है, बनारस में लंगड़ा आम है, रामनगर का भंटा ये भी बनारस का है, पिछले क्रम में प्राप्त हुआ था, बनारस का पान खास करके पान सुपारी, रटौल आम, रटौल आम की जब बात की जाए तो ये आपके जो बागपत का लोकेशन है, आदम चीनी चावल ये चंदौली जिले से, हाथरस का आपका हींग हो जाता है, मुजफ्फरनगर का गुड़ हो जाता है। देखिए जितने हैं उनके जिले सामने लिखे हैं, यहाँ पे जो नहीं लिखा है उसको लिख लेते हैं बागपत। बागपत से क्या होता है, ये रटौल आम, आदम चीनी चावल ये चंदौली जिले से, ठीक है। और यहां पे एक छोटा था काला नमक चावल, ये सिद्धार्थनगर जिले से, ठीक है। अगर इसकी बात की जाए तो ये सिद्धार्थनगर जिले से देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये अलग अलग लोकेशन में हमारे यहाँ पे बासमती तो ये पश्चिमी यूपी से संबंधित है, ठीक है। पश्चिमी यूपी की जब बात की जाए तो वहां से संबंधित है। चुनार बलुआ पत्थर, चूंकि आप भी जानते हैं अब बलुआ पत्थर में कोई निर्माण तो किया नहीं जाना, वह यूनिक है, तो वह क्या होती है, वह एक प्राकृतिक विविधता है, ठीक है। आगे की जब बात की जाए तो यहाँ पे कन्नौज का इत्र हो जाता है, आगरा में जो चमड़े से बनाए जाने वाले जूते होते हैं, मेरठ में आपकी कैंची होती है, कानपुर में आपकी जो सैंडलरी खास करके जूते चप्पल, मुरादाबाद की जब बात की तो वहां पे धातु शिल्प, फिरोजाबाद में जो आपके ग्लास अर्थात जो कांच के आपके उत्पाद होते हैं वह यहां से देख मिलते हैं, सहारनपुर की जब बात की जाए तो वहां पे लकड़ी से संबंधित आपके शिल्प, खुर्जा की जब बात की जाए खुर्जा में जो सिरेमिक सिटी अर्थात पोट्री के रूप में, बनारस के अंतर्गत आपका गुलाबी या जिसको हम पिंक मीनाकारी के रूप में जानते हैं, बनारस की जब बात की जाए तो बनारस में जो लकड़ी से आपके खिलौने वगैरह बनाए जाते हैं वह इसके अंतर्गत शामिल हैं। लाख के जो बर्तन होते हैं खास करके खिलौनों की जब बात की जाए तो ये भी आपके इसी बनारस रीजन में। मिर्जापुर में आपके हस्त निर्मित जो दरी वगैरह होती है, कालीन वगैरह, निजामाबाद खास करके ब्लैक पॉटी जो आपके आज आजमगढ़ जिले से संबंधित है, आजमगढ़ की जब बात की वहां से संबंधित है। लखनऊ में आपने चिकन कारीगरी के बारे में सुना होगा, बनारस के अंतर्गत ही जो ब्रोकेड और साड़ियां होती है, बनारसी साड़ी अपने आप में कितनी फेमस है, भदोही के अंतर्गत जो हाथों से आपके कालीन बनाए जाते हैं उसको इस सूची में सूचीबद्ध किया गया है। फिर बनारस में ही जो आपके मेटल रिपोज क्राफ्ट आते हैं, मतलब बनारस में क्या होता है धातु से भी कुछ आपकी मूर्ति वगैरह बनाई जाती है। बनारस में कांच की मोती, कांच के छोटे छोटे आपने देखे होंगे ना मोती जैसी संरचना, उसमें विभिन्न प्रकार की डिजाइनें, अक्सर आपने देखा होगा जैसे चावल के दानों पे नाम लिखा जाता है, तो उसी पैटर्न पे यहाँ पे क्या होता है कांच की छोटी छोटी गोली होती है, उस पर विभिन्न प्रकार की कलाकृति बनाई जाती है। गाजीपुर में दीवार फाटक, दीवार फाटक इन द सेंस समझिएगा कि जैसे गाजीपुर और जो जौनपुर का लोकेशन है वहां पे आपने दरी के परिप्रेक्ष्य ऊनी दरी के साथ ही आपने देखा होगा कि एक वॉल हैंगिंग होती है। वॉल हैंगिंग मतलब आप समझिएगा कि बड़े बड़े आपके कलाकृतियों को क्या किया जाता है, आपके जूट से या जो पटसन वगैरह होते हैं उनका एक बेस बनाते हुए रंग बिरंगा आपकी आकृति उकारी जाती है, तो उसी को हम दीवार फाटक या एक संदर्भ में हम कह सकते हैं वॉल हैंगिंग।
तो एक सजावटी सामान होता है और कुछ नहीं होता है, जो जूट या पटसन से बनाई जाती है। वॉल हैंगिंग या आपके गाजीपुर में, बनारस में ही आपके सॉफ्ट स्टोन या जाली का काम ये यहाँ पे देख मिलता है। गोरखपुर में टेराकोटा, टेराकोटा हमने कई बार बताया कि ये मिट्टी के ऐसे बर्तन होते हैं जो गोरखपुर में आपके उत्पादित किए जाते हैं और इसको मिट्टी के बर्तन को बना करके फिर हम आग में पका देते हैं, तो ये टेराकोटा। चुनार में खास करके ग्लेज मिट्टी के बर्तन, चुनार आपका जो मिर्जापुर का लोकेशन है वहां से समित है। बनारस में जरी और जरदोजी के कार्य, खास करके मिर्जापुर में आपके पीतल बर्तन, साथ ही साथ बनारस के अंगत लकड़ी पर जो नक्काशी की जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा बढ़ई वगैरह के संदर्भ में पुराने घरों वगैरह को आप देखिए कभी, तो आपने देखा होगा कि जो दरवाजे के पल्ले लगे होते हैं, दरवाजे मतलब घरों के दरवाजे होते हैं, तो उस पर आपने देखा होगा विभिन्न प्रकार की आकृति बना दी जाती है। वही जो आप कह सकते हो छोटे छोटे रंदे होते हैं, छोटे छोटी बसली होती है, उसी के सहायता से। आजकल तो फैशन आप देखा होगा कि स्लैब आपके दरवाजे आते हैं, पुराने घरों के मुख्य दरवाजे को देखेंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार की कलाकृति नहीं कहीं देख पाते, तो आपने मंदिर में अक्सर देखा होगा कि जो प्रवेश द्वार होता है उसमें कितनी बढ़िया डिजाइन आपकी बनाई गई होती है, तो लकड़ी पर नक्काशी। बनारस के अंदर थी हैंड ब्लॉक प्रिंट, जो हाथों से आपकी पेंटिंग की जाती है। मऊ के अंदर जो मऊ की साड़ी है, अलीगढ़ का ताला, बखिरा में पीतल के बर्तन, बांदा में सजर पत्थर शिल्प। अभी इसी बांदा के सजर पत्थर शिल्प को एक जिला एक उत्पाद अंतर्गत चिन्हित भी किया गया है और इसको राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भी दिया गया था जिला कैटेगरी में, ठीक है। नगीना, अगर इसकी बात की जाए तो ये लकड़ी के शिल्प यहां से आपको मिलते हैं। नगीना बेसिकली अगर देखा जाए तो ये बिजनौर का लोकेशन है, ठीक है। बिजनौर की जब बात की जाए तो बिजनौर में इसका नाम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे लकड़ी से संबंधित जो आपके कह सकते हो उत्पाद होते हैं वो यहाँ पे देख मिलते हैं। फिर अगर देखा जाए तो आगरा, आगरा के अंतर्गत क्या होता है, आगरा की जो खास कह सकते हो कि यहाँ का आगरा की दरी, पुनः फर्रुखाबाद में प्रिंटिंग से संबंधित जो कार्य होते हैं, फर्रुखाबाद में आपने सुना होगा छपाई कारखाना, लखनऊ के अंतर्गत जरी जरदोजी, बनारस में ब्रोकेड और जो साड़ी होती है उसके जो लोग छोटे छोटे आपके बनाए जाते हैं उसको, महोबा में गौर पत्थर, साथ ही साथ मैनपुरी में तारकसी, संभल के अंतर्गत हार्न क्राफ्ट, अमरोहा का ढोलक है, बागपत में होम फर्निशिंग है, बाराबंकी में हथकरघा उत्पाद इसमें चिन्हित है। कालपी की जब बात की जाए तो वहां पे हस्तनिर्मित कागज जो बताया जाता है बहुत पुराने समय से यहाँ पे बनाया जाता है। जलेसर की जब बात की जाए तो धातु शिल्प, यह आपको यहाँ पर दिख मिलता है। और घी से बने अभी बेसन के लड्डू को आपने सुना होगा जो खास करके हनुमानगढ़ी अयोध्या से समित है, यह अभी चालू किया गया। तो इस तरीके से 59 उत्पाद आपको दिख मिलते हैं। नवीनतम उत्पाद की जब बात की जाए तो उसका नाम जरूर ध्यान रखिएगा जो अभी हाल फिलहाल में ऐड किया गया है, हनुमानगढ़ी के लड्डू जो शुद्ध रूप से बेसन से बनाए जाते हैं घी वाले। यह अभी हाल फिलहाल में अभी आप कह सकते हो 1 या 2 दिन पहले इसको जीआई टैग मिला है। तो ये कुल उत्पाद आपके जीआई टैग होते हैं जो आपके उत्तर देश से संबंधित हैं। 59 आज उत्पादों को टैग मिल चुका है। तो परीक्षा में इनसे संबंधित कई बार प्रश्न वगैरह पूछे जाते हैं, तो एक नज़र आप अगर घुमा लेंगे ना इस वीडियो के ऊपर भी या इनसे संबंधित तथ्यों के ऊपर, तो हमें लगता है इतनी कठिनाई नहीं होगी कि कौन सा उत्पाद इसमें चिन्हित है और कौन सा उत्पाद कहाँ से चिन्हित है, क्योंकि ज़्यादातर उत्पाद तो उसके लोकेलिटी से ही पहचाने जाते हैं, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होता। हाँ, एक बार जरूर थोड़ा सा नज़र घुमाने से ये होता है कि अच्छा हाँ ये उत्पाद प्राप्त है या फिर ये वाला उत्पाद नहीं प्राप्त है, ये कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आता है, बाकी पसंद आता है तो इसे लाइक और साझा भी करिएगा अपने दोस्तों मित्रों के साथ, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिकों को आपके साथ चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर सदैव आपके साथ उपस्थित होते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपकी रात के 9 बजे वाली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।